फ्रेंड्स, जोहार। मैं चमानी, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आगमन में स्वागत है। हम सब सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान के इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र टॉपिक को सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। हमने पहला टॉपिक जीविका के साधन को पूरी तरह कॉन्सेप्चुअली कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे सारे कॉन्सेप्ट। अगर किन्हीं को डाउट है तो कमेंट करें। आज हम जीविका के साधन के एमसीक्यू को करेंगे, तो चलिए देखते हैं। अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमने पिछले क्लास में अर्थशास्त्र क्या है उनको समझ लिया है, उनके डेफिनेशंस को। तो चलिए आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, केवल पैसा कमाना, सीमित संसाधनों का सही प्रबंधन करना, बैंक की रक्षा करना, खेती को बढ़ाना। अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल पैसा कमाना। अर्थशास्त्र का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं है, है ना। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अर्थशास्त्र, हमारे पास रिसोर्सेस, संसाधन बहुत लिमिट्स होते हैं। हमें उन लिमिट्स संसाधनों में ही अपनी वांट्स को फुलफ़िल करना है। तो अर्थशास्त्र हमें ये बताता है कि हम उन लिमिट्स रिसोर्सेस में कैसे अपने वांट्स को मैक्सिमम कर सके। तो यहाँ अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य सीमित संसाधनों का सही प्रबंधन करना। जितने भी रिसोर्सेस हैं उनका हम सही रूप से प्रयोग कर सके, सही यूटिलाइज कर सके, यही हमें अर्थशास्त्र बताता है। तो आगे देखते हैं। जीविका, लाइवलीहुड का क्या अर्थ है? केवल सोना और खाना। बी, जीवन निर्वाह के लिए किया जाने वाला कार्य। सी, सिर्फ सरकारी नौकरी। डी, शहरों में घूमना। ये तो सोना और खाना, ये तो कोई लॉजिक नहीं है। सिर्फ सरकारी नौकरी ही जीविका के अंतर्गत नहीं आती है। शहरों में घूमना ये भी जीविका का अर्थ है नहीं। ऑप्शन बी, जीवन निर्वाह के लिए किया जाने वाला कार्य ही जीविका है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए हम जो काम करते हैं, जिससे हमें पैसे प्राप्त होते हैं, वही जीविका कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ हम लोग का राइट आंसर है। आगे देखते हैं। इसमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर का उदाहरण है? बैंकिंग, अध्यापन, पशुपालन, कपड़ा बुनना। बैंकिंग ये हमारा सर्विस सेक्टर से है, सेवा सेक्टर से, टर्शियरी सेक्टर में ये आता है बैंकिंग। अध्यापन ये भी हमारा टर्शियरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। पशुपालन हमारा प्राइमरी सेक्टर से संबंधित है। कपड़ा बुनना ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। पशुपालन प्राइमरी सेक्टर का ही हिस्सा है। इसमें कृषि, प्राइमरी सेक्टर हमारा बेसिकली कृषि से रिलेटेड होता है। आगे
द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर में क्या शामिल है? खेती, विनिर्माण और फैक्ट्रियाँ, व्यापार, मछली पालन। खेती ये हमारा प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है। जितने भी कृषि से संबंधित है ये सारे हमारे कृषि प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। व्यापार ये हमारा सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है। मछली पालन ये प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है। प्राइमरी सेक्टर में हमारा पशुपालन, मछली पालन, कृषि ये सारे आते हैं। ऑप्शन बी, विनिर्माण और फैक्ट्रियाँ। यहाँ कच्चे माल से चीज़ों को बनाई जाती है ना, यह मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। तो यही हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आता है। हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे, सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर किसे कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। हमने कहा जहाँ हम सेवा प्रोवाइड करते हैं वो हमारा सर्विस सेक्टर कहलाता है। और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ हमारा आंसर सी होगा, ऑप्शन सी, तृतीयक क्षेत्र। अस्थायी जीविका स्टेबल लाइवलीहुड की पहचान क्या है? प्रतिदिन नया काम खोजना, निश्चित कार्य अवधि और भविष्य निधि, मजदूरी का तय न होना, कभी भी नौकरी से निकाला जाना। प्रतिदिन नया काम खोजना ये हम अस्थायी जीविका का उदाहरण है, क्योंकि अस्थायी जीविका में काम निरंतर कंटिन्यू नहीं मिलती है। मजदूरी का तय नहीं होना ये भी अस्थायी जीविका का ही एग्जाम्पल है। कभी भी नौकरी से निकाल देना ये भी अस्थायी जीविका का उदाहरण है। ऑप्शन बी, निश्चित कार्य अवधि और भविष्य निधि। यहाँ अस्थायी रूप से हमें काम मिलती है, निश्चित कार्य अवधि भी निश्चित होती है और भविष्य निधि भी यहाँ मिलती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं, अस्थायी जीविका कैजुअल लाइवलीहुड का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? रोजगार की असुरक्षा, बहुत अधिक वेतन, काम के कम घंटे, सवैतनिक अवकाश मिलना। हमने पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट को समझा था कि अस्थायी जीविका क्या है। अस्थायी जीविका में सबसे बड़ी समस्या रोजगार की असुरक्षा है। यहाँ हमें कंटिन्यू जॉब काम नहीं मिलती, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। यहाँ हमें बहुत अधिक वेतन नहीं मिलती है। अस्थायी जीविका में काम के कम घंटे, यहाँ काम के घंटे अधिक हो सकती है। और यहाँ हमें सवैतनिक अवकाश, छुट्टी लेने पर कोई पे नहीं किया जाता है। तो अस्थायी जीविका का सबसे बड़ा नुकसान रोजगार की असुरक्षा है। यहाँ रोजगार सुरक्षित नहीं होता है। आगे हम देखते हैं, इसमें से कौन एक अस्थायी श्रमिक है? सरकारी क्लर्क, दिहाड़ी मजदूर, स्कूल प्रिंसिपल, बैंक मैनेजर। सरकारी क्लर्क ये अस्थायी जॉब है, स्कूल प्रिंसिपल भी अस्थायी जॉब है, बैंक मैनेजर ये भी अस्थायी श्रमिक में आएंगे। ये ऑप्शन बी, दिहाड़ी मजदूर ये हमारे अस्थायी श्रमिक है और जिनको हम कैजुअल वर्क भी कहते हैं अस्थायी काम को। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। क्या अस्थायी श्रमिक को बीमार होने पर छुट्टी के पैसे मिलते हैं? हाँ,
सवैतनिक अवकाश नहीं, केवल आधे, मालिक की मर्जी पर। हमने समझा था अस्थाई श्रमिक जिनकी उनकी जीविका सुरक्षित होती है, उनको अच्छे वेतन मिलती है, उन्हें भविष्य निधि जैसी सामाजिक सुरक्षा भी प्रोवाइड कराई जाती है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए होगी, हाँ, सवैतनिक अवकाश। सैलरी के साथ उन्हें छुट्टी भी दी जाती है। कुशल श्रम स्किल्ड लेबर के लिए क्या अनिवार्य है? केवल शारीरिक ताकत, विशेष प्रशिक्षण या शिक्षा, बहुत अधिक उम्र, गांव में रहना। कुशल श्रम, हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि कुशल श्रम किसको कहेंगे? कुशल श्रम जो विशेष शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उन्हें अच्छे एक्सपीरियंस अनुभव होता है, उसे हम कुशल श्रम कहते हैं। तो हमें कुशल श्रम में केवल शारीरिक ताकत की ज़रूरत नहीं होती। कुशल श्रम मानसिक और तकनीकी रूप से कार्य करते हैं। तो ऑप्शन बी, विशेष प्रशिक्षण या शिक्षा कुशल श्रम के लिए अनिवार्य है। अकुशल श्रम अनस्किल्ड लेबर का उदाहरण क्या है? डॉक्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बोझ ढोने वाला कुली, टीचर। अकुशल श्रम जहाँ शारीरिक रूप से अधिक मेहनत करनी पड़ती है ना? इन्हें किसी विशेष शिक्षा या ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। तो डॉक्टर ये एक विशेष शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए रहते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी विशेष शिक्षा और ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए रहते हैं। ऑप्शन सी, बोझ ढोने वाला कूली, ये शारीरिक रूप से अधिक मेहनत करते हैं। हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कुशल श्रमिक का वेतन अकुशल से अधिक क्यों होता है? वह ज़्यादा समय काम करता है, उसके पास विशेष हुनर और विशेषज्ञता होती है, वह शहर में रहता है। ऑप्शन डी, वह शारीरिक श्रम अधिक करता है। कुशल श्रमिक का वेतन अकुशल श्रमिक से अधिक क्यों होता है? क्योंकि उसके पास विशेष हुनर और विशेषज्ञता होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? आईटी कंपनी में, कृषि क्षेत्र में, अस्पतालों में, सरकारी दफ्तरों में। प्रच्छन्न बेरोजगारी हमारा एग्रीकल्चर कृषि सेक्टर में पाई जाती है, जहाँ लोग ज़रूरत से ज़्यादा एक काम में लगे होते हैं। अगर कुछ लोगों को हटा भी दिया जाए तो प्रोडक्टिविटी उतना ही रहता है। हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, कृषि क्षेत्र में। मौसमी बेरोजगारी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का कारण क्या है? ऑप्शन ए, काम का केवल कुछ महीनों के लिए उपलब्ध होना, मशीनरी का खराब होना। ऑप्शन सी, शिक्षा की कमी। ऑप्शन डी, बाजार का बंद होना। मौसमी बेरोजगारी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट या कुछ महीनों के लिए इसमें काम मिलती है और बाकी समय लोग बेरोज़गार होते हैं। ये हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से ही संबंधित है।
कृषि में जैसे बुआई और कटाई के समय लोग काम करते हैं और बाकी समय बेरोजगार रहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। मजबूरी में पलायन का मुख्य कारण क्या है? पर्यटन, ऑप्शन बी स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधनों की कमी, शहर की चकाचौंध, ऑप्शन डी बेहतर मौसम। कोई एक जगह से दूसरे जगह पलायन करता है तो पर्यटन के लिए नहीं करता है, क्योंकि इंसान की पहली ज़रूरत उसका भोजन है, उसकी बेसिक ज़रूरतें हैं। यहाँ स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधनों की कमी के कारण ही लोग मजबूरी में पलायन करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। झारखंड के ग्रामीणों के लिए लाभ की खेती क्या है? मनोरंजन का साधन, जीविका का एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त साधन, केवल सजावट की चीज़, अवैध कार्य। हमारे झारखंड में ला काफ़ी फेमस है और ये हमारा जीविका का महत्वपूर्ण अतिरिक्त साधन है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए राजनीति करना, ऑप्शन बी महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, ऑप्शन सी केवल लोन बांटना, ऑप्शन डी स्कूल चलाना। स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना ही इनका मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कौशल विकास योजना का लक्ष्य क्या है? सबको सरकारी नौकरी देना, अकुशल श्रमिकों को प्रशिक्षित कर कुशल बनाना, मजदूरी कम करना, खेती बंद करना। कौशल विकास का मुख्य उद्देश्य अकुशल श्रमिकों को प्रशिक्षित कर कुशल बनाना है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जीविका के साधनों में कुशल श्रम बढ़ाने के लिए चलाई गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY किस वर्ष शुरू की गई? 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2017। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यह 15 जुलाई को लोगों को, युवाओं को स्किल्ड करने के लिए शुरू की गई थी। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर में किसे शामिल किया जाता है? विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग को, परिवहन ट्रांसपोर्ट को, ऑप्शन सी पशुपालन और डेयरी, ऑप्शन डी बैंकिंग। प्राइमरी सेक्टर हमारा कृषि से रिलेटेड होता है, एग्रीकल्चर से संबंधित होता है। तो यहाँ पशुपालन और डेयरी ये हमारा प्राइमरी सेक्टर्स में शामिल होते हैं। विनिर्माण ये सेकेंडरी सेक्टर में शामिल होते हैं। परिवहन ये तृतीयक क्षेत्र में आते हैं और बैंकिंग भी तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। समान कार्य के लिए महिला और पुरुष श्रमिकों को अलग अलग मजदूरी देना भारतीय संविधान के किस भाग का उल्लंघन है? केवल मूल कर्तव्य का, बी मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, सी प्रस्तावना का, डी इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी मौलिक
अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान के अनुच्छेद 39 क्लाउज डी के तहत यह राज्य का कर्तव्य है कि वह महिला और पुरुषों को समान काम के लिए समान मजदूरी दे। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अस्थायी जीविका स्टेबल लाइवलीहुड प्राप्त कर्मचारियों को मिलने वाले सवैतनिक अवकाश का क्या अर्थ है? छुट्टी के दिनों में काम करने पर मिलने वाला अतिरिक्त पैसा, बीमारी या त्यौहार की छुट्टी मिलने पर भी वेतन ना कटना, बिना बताए काम से गायब रहना, ऑप्शन डी केवल रविवार की छुट्टी मिलना। स्टेबल जीविका में इन्हें छुट्टी के दिनों में भी उन्हें पैसे दिए जाते हैं, उनकी सैलरी नहीं काटी जाती है, इनकी जीविका सुरक्षित रहती है। ऑप्शन बी बीमारी या त्यौहार की छुट्टी मिलने पर भी वेतन ना कटना, इन्हें बीमारी या त्यौहार के लिए छुट्टी भी सैलरी दी जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हुनर कुशल श्रम स्किल लेबर के अंतर्गत आएगा? सिर पर ईंट ढोना, खेत में निराई कुड़ाई करना, खराब मोबाइल को ठीक करना, मैकेनिक, ऑप्शन डी रिक्शा चलाना। सिर पर ढोना ये हमारे कुशल श्रमिक का उदाहरण नहीं, ये अकुशल श्रमिक का उदाहरण है। ऑप्शन बी ये भी अकुशल श्रमिक का उदाहरण है। ऑप्शन सी खराब मोबाइल को ठीक करना ये एक स्किल्ड है और यही हमारा आंसर होगा। खराब मोबाइल को ठीक करना ये कुशल श्रम के अंतर्गत आएगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है मैकेनिक, एक मैकेनिक मोबाइल रिपेयरिंग का स्किल्ड का कोर्स करता है और ख़राब मोबाइल को ठीक करता है, तो उसने एक स्किल प्राप्त की, एक ट्रेनिंग प्राप्त की है। भारत में ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने वाली दुनिया की सबसे बड़ी योजना मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबको पक्का मकान देना, ग्रामीण परिवारों को वर्ष में न्यूनतम दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी देना, मुफ्त में अनाज बांटना, शहरों में कारखाना खोलना। ऑप्शन बी ग्रामीण परिवारों को वर्ष में न्यूनतम दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी देना। मनरेगा के तहत पूरे साल भर में एक न्यूनतम दिनों की रोजगार की गारंटी होती है। पहले ये 100 दिनों की होती थी, अब ये 125 दिन बढ़ कर के हो गए हैं। इसके तहत लोगों को अपनी जीविका सुरक्षित करने का अवसर प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। जब कृषि क्षेत्र से अतिरिक्त श्रमिकों को हटाकर किसी अन्य क्षेत्र में भेजा जाता है और कुशल कृषि उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होता, तो यह दर्शाता है तकनीकी बेरोजगारी, घर्षण बेरोजगारी, प्रजनन बेरोजगारी, स्वैच्छिक बेरोजगारी। ये हमारा ऑप्शन सी प्रजनन बेरोजगारी को दर्शाता है। ये कृषि से संबंधित है। कृषि में अगर एक काम के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, कुछ लोगों को हटा भी दिया जाए तो उत्पादन में कोई प्रभाव
नहीं पड़ता, उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हटाए हुए लोगों का उत्पादन क्षमता 0 होता है यहाँ। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, किसी देश की कार्यशील आबादी को किस ओर स्थानांतरित करता है? अकुशल से और अधिक अकुशल की ओर, अकुशल श्रम से कुशल श्रम की ओर, अस्थायी से अस्थायी रोजगार की ओर, प्राथमिक से कृषि क्षेत्र की ओर। ये एक ही बात कहा जा रहा है ना, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही कृषि आती है। कौशल विकास हमें अकुशल श्रम से कुशल श्रम की ओर ले जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अभी हम कारण और कथन वाले क्वेश्चंस करेंगे। कथन ए, शहरों में रेहड़ी पटरी स्ट्रीट वेंडर्स का सामान बेचने वालों की जीविका बहुत असुरक्षित होती है। आगे कारण देखते हैं। उन्हें स्थानीय प्रशासन द्वारा कभी भी अपनी दुकान हटाने को कहा जा सकता है और उनके पास रोजगार की कोई कानूनी सुरक्षा नहीं होती। कारण और कथन वाले क्वेश्चन में हमें पहले तो ये देखना है कि स्टेटमेंट अपने आप में सही है कि नहीं, फिर एक दूसरे के कंपेयर में सही है कि नहीं। यहाँ कथन ए कह रहा है शहरों में रेहड़ी पटरी मजदूर जो होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स पर सामान बेचने वाले की जीविका सुरक्षित होती है। ये बिल्कुल सही बात है। अब कारण देखते हैं। कारण में हम यहाँ क्योंकि लगा के देखते हैं, बिकॉज लगा के देखेंगे तो हमारे लिए इस कथन को समझना आसान हो जाएगा। क्योंकि उन्हें स्थानीय प्रशासन द्वारा कभी भी अपनी दुकान हटाने को कहा जा सकता है और उनकी पास रोजगार की कोई कानूनी सुरक्षा नहीं होती है। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये स्टेटमेंट अलग अलग अपने आप में सही है और एक दूसरे के संबंध में भी सही है। आगे देखेंगे। ए, कथन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, कथन ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। हमने देखा दोनों ऑप्शन, कथन ए और कारण आर दोनों सही है और कथन आर ए की सही व्याख्या करता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखते हैं। कथन ए, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर होने वाला पलायन हमेशा श्रमिकों की अपनी मर्जी से होता है। कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष भर नियमित रोजगार और उचित आय के साधनों की भारी कमी होती है। यहाँ पहले कथन ए हम चेक करेंगे ये सही है कि नहीं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की ओर होने वाला पलायन हमेशा श्रमिकों की अपनी मर्जी से होता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। श्रमिक अपनी मर्जी से दूसरे क्षेत्र में पलायन नहीं करते। कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष भर नियमित रोजगार और उचित आय साधनों की भारी कमी है। ये बिल्कुल सही बात है। कथन ए हमारा गलत है और कारण सही है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए, कथन ए और आर
दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नहीं, कथन ए तो हमारा गलत था, ये नहीं होगा हमारा आंसर। ऑप्शन बी, कथन ए और आर दोनों सही है, ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि कथन ए हमारा गलत है। कथन ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, कथन ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। कथन ए, प्रच्छन्न बेरोजगारी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की कमी है। प्रच्छन्न बेरोजगारी ये कृषि क्षेत्र में पाई जाती है और कारण ये क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की कमी होती है। ये दोनों ही कारण और कथन सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए, ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। हमने देखा हमारा कथन ए और कारण आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो पहला ऑप्शन ए सही होगा। इस क्वेश्चन में हमें अब क्योंकि लगा के पढ़ने से हमें इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। कथन ए, एक कुशल श्रमिक स्किल्ड लेबर की आय अकुशल श्रमिक से अधिक होती है। कारण, कुशल श्रमिक के पास विशेष प्रशिक्षण और शिक्षा होती है जो उसकी उत्पादकता बढ़ाती है। हम देखेंगे कि कथन ए और कारण आर सही है कि नहीं। एक कुशल श्रमिक की आय अकुशल श्रमिक से अधिक होती है क्योंकि कुशल श्रमिक के पास विशेष प्रशिक्षण और शिक्षा होती है जो उसकी उत्पादकता में को बढ़ाती है। ये बिल्कुल सही बात है। कथन ए और कारण आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। कथन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे, असंगठित क्षेत्र अनऑर्गेनाइज सेक्टर के श्रमिकों का जीवन अधिक तनावपूर्ण होता है। कारण, इन श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश, चिकित्सा लाभ या नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं मिलती। अब इनको चेक करेंगे हम, ये सही है कि नहीं अपने आप में ये स्टेटमेंट। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का जीवन अधिक तनावपूर्ण होता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि इन श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश, चिकित्सा लाभ या नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं मिलती। बिल्कुल सही बात है। ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में अलग अलग सही है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आजकल कारण और कथन, असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के पैटर्न बने हुए हैं। यहाँ हमें कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझना होगा, तो इस तरह हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहेंगे। आगे देखते हैं पेडागोजी, शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन। कक्षा में जीविका के साधन पढ़ाते समय
लैंगिक असमानता जेंडर इनइक्वालिटी को समझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल परिभाषा रटा देना। ऑप्शन बी, पुरुषों को अधिक मेहनती बताना। ऑप्शन सी, समान कार्य के लिए महिला और पुरुष मजदूरों को मिलने वाली असमान मजदूरी के वास्तविक आंकड़े दिखाना। ऑप्शन डी, इस विषय को छोड़ देना। परिभाषा रटाना, ये तो NEP इसके अगेंस्ट है। पुरुषों को अधिक मेहनती दिखाना, ये रूढ़िवादिता है। ऑप्शन सी, ये सही है। समान कार्य के लिए महिला और पुरुष को मिलने वाली असमान मजदूरी के वास्तविक आंकड़े दिखाना। ये हमारा ऑप्शन सी सही होगा आंसर। आगे, एक शिक्षक के रूप में आप छात्रों को बचत और ऋण का आर्थिक सिद्धांत कैसे समझाएंगे? ऑप्शन ए, उन्हें बहुत कठिन गणितीय सूत्र याद कराकर। ऑप्शन बी, गुल्लक, पिग्गी बैंक और साहूकार की छोटी कहानियों या रोल प्ले के माध्यम से। ऑप्शन डी, उन्हें बैंक के नियम पढ़ाकर। ऑप्शन डी, केवल गृह कार्य देकर। हम बच्चे को एक्टिविटी से या रोल प्ले के जरिए समझाएंगे कि बचत और ऋण का आर्थिक सिद्धांत क्या है, बचत हमें क्यों करना चाहिए, ऋण हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके बारे में हमें बच्चों को बताने चाहिए। ऑप्शन बी, ये हमारा राइट आंसर होगा। गुल्लक, पिगी बैंक और साहूकार की छोटी कहानियों का रोल प्ले के माध्यम से उन्हें समझाना। बच्चे जहाँ ज़्यादा एक्टिव होंगे हमें उसी के साथ चलना है। कक्षा में जीविका के साधन पढ़ाते समय लैंगिक असमानता जेंडर इनइक्वालिटी को समझाने का सबसे अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गई है। किसी देश या राज्य के आर्थिक विकास का आकलन करने के लिए जीविका के साधनों का किस क्षेत्र में स्थानांतरित होना अच्छा माना जाता है? तृतीयक से प्राथमिक क्षेत्र की ओर, प्राथमिक कृषि से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की ओर। ऑप्शन सी, केवल प्राथमिक क्षेत्र में बने रहना। ऑप्शन डी, सभी आर्थिक क्रियाएं बंद कर देना। सभी आर्थिक क्रियाएं हम बंद कर देंगे तो हमारा आर्थिक विकास नहीं होगा। ऑप्शन बी, प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र की ओर स्थानांतरित होना, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो आज हमने जीविका के साधन के MCQ क्वेश्चन को देख लिए हैं। आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे किस तरह के क्वेश्चन जीविका के साधन चैप्टर से आएंगे। अगर आपको कुछ भी किसी भी पॉइंट पे डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।